हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दैट इज क्या कोई पर्सन जो कि 18 साल से नीचे का होता है उसको गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट अ पर्सन हु इज बिलो 18 years ऑफ एज shall be given the license to drive a vehicle, right? उसी तरीके से जैसे कि हमारा लिखा गया है, जो 18 साल से नीचे के व्यक्ति होते हैं या फिर 21 साल से 21 ईयर्स से नीचे के व्यक्ति होते हैं जिन्हें शादी करने से मना किया गया है, दे आर नॉट अलाउड टू मैरी ईच अदर, वेयर अ पर्सन हु इज अ मेल इज बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज एंड अ फीमेल इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, दे आर नॉट अलाउड टू मैरी। सिमिलरली हमारे यहाँ पर जब हम लोग किसी कोर्ट में जाते हैं कोई सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए किसी के अगेंस्ट, तो जनरली होता क्या है, यहाँ पर एज फैक्टर आता है। अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, यहाँ पर पहला चीज ये देखा जाता है कि इज दैट पर्सन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, या फिर जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, दैट इज द डिफेंडेंट, इज द डिफेंडेंट अबव 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो 21 ईयर्स से अबव है तो सूट जैसे नॉर्मली चलना चाहिए अकॉर्डिंगली वैसे ही चलता है। बट व्हाट इफ दैट पर्सन इज बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज? इसी के टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स व्हिच इज डील्ड अंडर ऑर्डर 32 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जी हाँ, माइनर एक ऐसा पर्सन को डिनोट किया जाता है जो कि 21 ईयर्स से नीचे का हो, that is given under section 3 of the Indian Majority Act. Indian Majority Act के section 3 में ये मेंशन किया गया है कि माइनर किसको बोला जाता है, माइनर मेजर। माइनर is denoted as a person who is below 21 years of age according to section 3 of the Indian Majority Act. तो यही बात यहाँ पर सीपीसी के ऑर्डर 32 में बोला गया है, जो भी 21 साल से नीचे का व्यक्ति हो, 21 ईयर्स से नीचे का हो, उसको सिविल प्रोसीजर कोड अलाउ नहीं करता कि वो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर कोई सूट इंस्टीट्यूट कर दे किसी के अगेंस्ट। जो 21 साल से नीचे का है वो खुद प्लेंटिफ नहीं बन सकता कोर्ट में जाकर, या फिर जो 21 साल से नीचे है उसके अगेंस्ट आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। डायरेक्टली कर सकते हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते। ऑर्डर 32 यहां पर प्रोवाइड करता है, अगर आप प्लेंटिफ हो, इफ यू आर द प्लेंटिफ एंड यू आर बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज, देन यू आर बाउंड टू अपॉइंट अ पर्सन हु विल फाइट ऑन योर बिहाफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप प्लेंटिफ हो, आप किसी के अगेंस्ट एक्शन लाना चाहते हो और आप 21 साल से नीचे के 21 ईयर्स से बिलो हो, आपका एज बिलो है 21 ईयर्स ऑफ एज, उस केस में आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है जो आपके बिहाफ में कोर्ट में जाकर फाइट करे आपको जस्टिस दिलाने के लिए, एंड दैट पर्सन इज नोन एज योर नेक्स्ट फ्रेंड। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 32 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर प्लेंटिफ माइनर है, दैट इज 21 ईयर्स से नीचे का है वो, और उसको कोई केस इंस्टीट्यूट करना है कोर्ट में जाकर अगेंस्ट द डिफेंडेंट, देन उसको एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा जो उसके बिहाफ में वो केस को लड़ सके। एंड वो पर्सन जिसको अपॉइंट करता है वो प्लेंटिफ, या फिर कोर्ट जिसको अपॉइंट करता है प्लेंटिफ के बिहाफ में लड़ने के लिए, उसको बोला जाता है नेक्स्ट फ्रेंड। याद रखना, प्लेंटिफ के बिहाफ में जिसको अपॉइंट किया जाता है लड़ने के लिए कोर्ट में, अगर वो एक माइनर है, देन दैट पर्सन इज नोन एज हिज नेक्स्ट फ्रेंड। इट इज अ लीगल टर्म विच इज यूज्ड इन द कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, दैट टर्म इज नोन एज नेक्स्ट फ्रेंड। सिमिलरली डिफेंडेंट को लेकर भी एक कंसेप्ट दिया गया है ऑर्डर 32 में, दैट इज अगर डिफेंडेंट माइनर हो, दैट मींस डिफेंडेंट अगर 21 साल से नीचे का हो, उस केस में अगर प्लेंटिफ आकर कोई केस इंस्टीट्यूट करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो क्या डिफेंडेंट के अगेंस्ट डायरेक्टली किया जा सकता है? द आंसर इज नो। यहां पर भी अगर आप डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो जो कि एक माइनर है, तो उस केस में भी डिफेंडेंट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो उसके लिए लड़ सके, and that person is known as his guardian ad litem। गार्डियन एड लिटम यानी कि लिटिगेशन में एक गार्डियन को अपॉइंट किया जाता है जो कि डिफेंडेंट के फॉर्म में उसे डिफेंड कर सके।
उसके फॉर्म में वो लड़ सके, कोर्ट में आकर डिफेंस प्रोड्यूस कर सके। डायरेक्टली डिपेंडेंट जो एक माइनर पर्सन है वो आके कोर्ट में नहीं लड़ सकता, उसके फॉर्म में उसके बिहाफ में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एंड दैट पर्सन इज नोन एज हिज गार्डियन। देयरफॉर यहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड दो पार्टीज के बारे में बात करता है जनरली, जो कि सूट को इंस्टीट्यूट करने में यहाँ पर आगे आते हैं। पहला है प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ माइनर हुआ तो उसके बिहाफ में एक पर्सन आता है जो कि उस जिसको बोला जाता है नेक्स्ट फ्रेंड, जो प्लेंटिफ के बिहाफ में सूट इंस्टीट्यूट करता है। पूरे थ्रू आउट द प्रोसीडिंग्स, इवन इन द अपीलेट स्टेज, अपील स्टेज, वहां पर भी वही पर्सन को ही कंसिडर किया जाता है एज द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द पर्सन, अगर उसका मेजॉरिटी एज अटेंड नहीं हुआ है। सिमिलरली डिफेंडेंट के केस में अगर डिफेंडेंट माइनर होता है, उसके केस में अगर किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है देन दैट पर्सन इज नोन एज हिज गार्डियन। यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्डियन, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन को अपॉइंट किया जाता है उन माइनर के बिहाफ में, तो वो कौन हो सकता है? देन द आंसर इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट रेस्पेक्टिवली एज द केस में बी must be a person who is competent, that means who has attained the age of majority। जो नेक्स्ट फ्रेंड है या फिर डिफेंडेंट का जो गार्डियन है वो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो, दैट मीन्स 21 ईयर से अबव हो। सेकेंड थिंग इज दैट पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड यानी वो पागल ना हो, वो सब चीजें जानता हो, परखता हो, सब चीजें वो जान पा रहा हो कि उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, उसका कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, साउंड माइंड का वो होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि उसका जो इंटरेस्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्डियन जिसको अपॉइंट किया गया है प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट के बिहाफ में एज द केस में भी, उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर माइनर के इंटरेस्ट के साथ एडवर्स ना हो, ऑपोजिट ना हो, उसके इंटरेस्ट के साथ इसका इंटरेस्ट भी मैच करना चाहिए। दैट मीन्स इसका इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट के साथ साथ चलना चाहिए, उसका अगर कुछ बेनिफिट होता है उसके साथ साथ इसका भी बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, एक बच्चा है, उसका एज है 15 ईयर्स, उसे किसी टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग उसके साथ हुआ है, तो वो कोर्ट में जाकर डायरेक्टली सूट नहीं ला सकता। अगर उसके अगेंस्ट कोई सिविल रॉन्ग हुआ है तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए उसके पापा आएंगे, उसके मम्मी आएंगे, उसके भाई बहन अगर कोई होंगे वो आएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी इसके साथ इक्वल मैच करता है। वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका बहन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस पाए। Therefore, who can be appointed as a next friend or guardian of that particular minor? The person who has attained the age of majority and is of sound mind and whose interest is not adverse to that of the minor. कौन कौन हो सकते हैं वो गार्डियन? उसके माता पिता, उसके भाई बहन, या फिर वो पर्टिकुलर माइनर जिसके संरक्षण में हो, बड़े पापा, दादी, दादाजी, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई पर्सन है नहीं, वो सिर्फ अकेला है, उस केस में कोर्ट उसके कोई भी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है इन ऑर्डर टू फाइट फॉर दैट पर्टिकुलर माइनर। जो वो माइनर पर्सन है उसके बिहाफ में लड़ने के लिए कोर्ट उसके ही कोई एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है, वो चाहे नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्डियन के रूप में उसकी ओर से वो कोर्ट में लड़ सकता है। उसका कोर्ट फीस भी होता है। कोर्ट फीस वहां पर कौन देता है? अगर उस माइनर के गार्डियन हैं, उस माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड कोई हैं, तो वो उसके फीस को, वो कोर्ट के फीस को वो चुकाएंगे। अगर कोई भी उसका नहीं होता, कोर्ट वहां पर कोई ऑफिसर को अपॉइंट करता है, तो वहां पर कोर्ट के फंडिंग से वहां पर उसका कोर्ट फीस पूरा किया जाता है, दिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहां पर आता है, अगर कोई गार्डियन को या फिर नेक्स्ट फ्रेंड को माइनर के बिहाफ में अपॉइंट किया गया है, उसके अगेंस्ट को कोर्ट कोई डिक्री पास करता है, तो क्या उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए कोई एप्लीकेशन दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, लेकिन उस डिक्री को सिर्फ उसी ग्राउंड में सेट असाइड नहीं किया जा सकता कि वो एक पर्टिकुलर माइनर था। वो तभी सेट असाइड किया जा सकता है जब उस पर्टिकुलर माइनर का इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के साथ एडवर्स हो, ऑपोजिट हो, जिसको अपॉइंट किया गया उसके केस को लड़ने के लिए।
दैट मीन्स जिस गार्डियन को या फिर नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट किया गया होगा उस केस को लड़ने के लिए उस माइनर के बिहाफ में, उसका इंटरेस्ट अगर ऑपोजिट होगा उस माइनर के साथ, तभी उस डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। ऐसे ही आप एप्लीकेशन दे दोगे उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए कि वो एक माइनर है, उस बेसिस पर उस डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। तीसरा चीज है, जिस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइट फॉर दैट पर्सन, माइनर पर्सन, अगर वो प्लेंटिफ है उसके बिहाफ में अगर कोई नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट किया गया है, या फिर अगर वो डिफेंडेंट है उसके बिहाफ में कोई गार्डियन को अपॉइंट किया गया है उनको जस्टिस दिलाने के लिए, तो उस केस में वो कब तक वो पोस्ट में उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहेंगे, कब तक उसको वो डिफेंड करते रहेंगे, कब तक उसको वो सूट को इंस्टीट्यूट चलता रहेगा, उसका नेक्स्ट फ्रेंड का ड्यूटी चलता रहेगा, उस गार्डियन का ड्यूटी चलता रहेगा, जब तक एंड ऑफ प्रोसीडिंग ना आ जाए। इट मीन्स जब तक प्रोसीडिंग्स चलता रहता है, इवन इन द स्टेज ऑफ अपील या फिर रिविजन, कोई भी स्टेज हो, तब तक वही पर्सन ही रहेगा जिसको अपॉइंट किया गया एज ए नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन। अभी कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया, डिक्री पास करने तक जो नेक्स्ट फ्रेंड था, जो गार्डियन था, अगर वो केस अपील में जाता है, अपील में भी वही नेक्स्ट फ्रेंड और वही गार्डियन रहेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वहां पर उस नेक्स्ट फ्रेंड ने या फिर वो गार्डियन ने रिटायरमेंट ना ले लिया, यानी कि उसके पोस्ट से, उसके कर्तव्य से, उसकी ड्यूटी से वो पीछे ना हट गया, उसको डिफेंड करने के लिए या फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिटायरमेंट ना ले लिया हो, या फिर उसको रिमूव, कोर्ट ने रिमूव ना कर दिया हो किसी रीजन के कारण, या फिर उसका डेथ ना हो गया, सब्जेक्ट टू these three conditions, that is retirement, removal और डेथ। अगर वो जो पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट किया गया इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द माइनर, वो नेक्स्ट फ्रेंड या फिर गार्डियन रिटायरमेंट ले रहा है, दैट मीन्स वो आगे जाकर उस पर्टिकुलर माइनर को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता, वो अगर खुद रिटायरमेंट ले रहा है, तो वहां पर उस रिटायरमेंट लेने से पहले उसे एक ऐसा पर्सन को अपॉइंट करके जाना पड़ेगा जो फर्दर उसके पोजीशन को वो कंटिन्यू कर सके, वहां पर उस माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो फिर से कंटिन्यू कर सके उस स्टेज से जहां से ये रिटायरमेंट ले रहा है, उसे खुद को अपॉइंट करके ही जाना पड़ेगा। जब तक वो ऐसा एक पर्सन को अपॉइंट नहीं कर देता जो कि माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैपेबिलिटी हो उसका, तब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता। सेकेंड चीज जो है रिमूवल के बारे में बात करता है। कोर्ट कब उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव कर सकता है उसके ड्यूटी से इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द माइनर, जब कोर्ट देखेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट माइनर के इंटरेस्ट के साथ एडवर्स हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, यानी कि ये और नहीं चाह रहा है कि वो जो माइनर है वो जस्टिस पाए, उसका इंटरेस्ट इसके इंटरेस्ट के साथ ऑपोजिट हो जा रहा है, या फिर ये अपने ड्यूटी से पीछे हट रहा है, जो डे ऑफ हियरिंग है, ये जो जिसको अपॉइंट किया गया है वो कोर्ट आ ही नहीं रहा है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को जानबूझकर इग्नोर कर रहा है। तो इस केस में अगर कोर्ट को लग रहा है यहाँ पर डिले ऑफ प्रोसीडिंग हो रहा है, यहाँ पर जो माइनर है उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट उस पर्टिकुलर पर्सन को उसके ड्यूटी से हटा भी सकता है, हटाकर रिमूव करके किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है जो उस माइनर को रिप्रेजेंट करे। तीसरा कंडीशन है डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट द माइनर। जिसको अपॉइंट किया गया होता है अगर उसका डेथ हो जाए तो उस केस में भी कोर्ट किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर माइनर। तो ये थ्री कंडीशंस में अगर ये रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ हुआ होगा उस पर्टिकुलर पर्सन का जो रिप्रेजेंट कर रहा हो माइनर को, तो उस केस में किसी और पर्सन को भी कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। तो ये था ऑल अबाउट द प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। अगर एक माइनर के खिलाफ कोई सूट ला रहा है या फिर एक माइनर खुद सूट कोर्ट में जाकर ला रहा है, प्रेजेंट कर रहा है अपना प्लेट, तो वो कैसे किया जाता है, वो कैसे करेंगे? अगर वो प्लेंटिफ हो तो उसके बिहाफ में एक नेक्स्ट फ्रेंड को अपॉइंट किया जाता है जो अपना केस लाकर कोर्ट में रखता है। अगर वो प्लेंटिफ माइनर है, दैट इज 21 ईयर्स से नीचे का। अगर वो डिफेंडेंट हुआ, अगर डिफेंडेंट भी अगर माइनर हुआ, तो उस केस में भी डिफेंडेंट के लिए गार्डियन को अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे वो उसके माता पिता हो सकते, भाई बहन हो सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो कोर्ट उसके ही एक ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके बिहाफ में कोर्ट में जाकर लड़े जस्टिस पाने के लिए, उसे डिफेंड कर सके। इन सब चीजों के अंदर अगर बाय द रीजन ऑफ रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ of that person who is appointed to defend the defendant or represent the plaintiff minor, अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है या फिर रिमूवल हो जाता है या फिर उसका डेथ हो जाता है, उस केस में उसकी जगह
किसी और नए पर्सन को रिप्लेस किया जा सकता है, कोर्ट ही रिप्लेस करता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर माइनर। इसी प्रोसीडिंग के दौरान अगर प्लेंटिफ जो माइनर होता है उसका मेजॉरिटी एज वो अटेन कर लेता है और प्रोसीडिंग अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो माइनर के वहां पर माइनर के हाथ में है कि वो क्या चाहता है। वो जो उसको रिप्रेजेंट करते आ रहा है वो अभी भी उसको रिप्रेजेंट करे या फिर उसको हटाकर वो खुद उसका केस लड़े, क्योंकि वो अभी मेजॉरिटी एज का हो चुका है। अभी उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी को रखे उसके बिहाफ में जो उसको अपॉइंट, जो उसको वो रिप्रेजेंट कर सके। तो यहां पर अगर उस माइनर का मेजॉरिटी एज हो जाता है, दैट इज ही बिकम्स above 21 years of age, he attains 21 years of age, or if he becomes more than 21 years of age, then in that case he may file his own case. तो ये था total proceeding where in case of a minor a suit can be instituted either by himself or against the defendant. Suit by or against minor. थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर से हम एक नेक्स्ट वीडियो, एक नए वीडियो के साथ आएंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।